हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट। स्टडी ग्रुप में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है प्रकाश केसरवानी और मैं आपको वीडियो की सीरीज में पढ़ा रहा हूँ हिस्ट्री क्लास, जिसमें हम देख रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री और हम जान रहे थे 1857 तक पहुंचने वाले थे। उसके पहले जो हमने आज का हमारा जो लेक्चर है वो है गवर्नर जनरल्स के ऊपर, जो प्रमुख गवर्नर जनरल्स हैं और उन्होंने क्या क्या काम किए भारत पे, उस पर आज का लेक्चर होगा, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं हम उन्हीं पर मेनली फोकस करेंगे। ऐसे तो बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन हमारे एग्जाम में क्या क्या आता है हम उसको डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज, हम काम की बात करेंगे ना कि कांड की। मतलब कि जो वार थे, कांड मीन्स मेरा जो युद्ध थे वो ऑलरेडी हमने कवर कर दिए। युद्ध किसने किसने लड़ा, जैसे सबसे पहले हमने बताया प्लासी युद्ध क्लाइव ने लड़ा। तो जब हम आज दोबारा क्लाइव पढ़ा रहे होंगे तो दोबारा डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, वरना लेक्चर बहुत लेंदी हो जाएगा। ऑलरेडी ये लेक्चर लेंदी होने वाला है, थोड़ा सा पेशेंस रख के देखिएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट लेक्चर इस वजह से बोल रहे हैं, करीब आधे घंटे का लेक्चर शायद हो सकता है, क्योंकि इसमें सारे के सारे बस एक ही लेक्चर में सारे के सारे गवर्नर जनरल कवर कर दिए जाएंगे और एक ही लेक्चर में आपके पास पूरी प्रॉपर एक नोट तैयार हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारे गवर्नर से, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर लें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें हमारे वीडियो को, जिससे कि हमें थोड़ा सा अप्रिसिएशन मिल सके। और वीडियो के नीचे कमेंट में बताया करें आपको लेक्चर कैसा लगा और जो भी सुधार हो सके जरूर बताया करें। तो देखिए, गवर्नर की बात करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था, जो हमारा पहला गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था? फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। देखिए, एक ही गवर्नर के बारे में पढ़ना है, बस के बाद हम गवर्नर जनरल पढ़ेंगे। तो गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, कल हमने पढ़ा। इसके उसमें से क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो देख लेते हैं, या इन्होंने क्या क्या किया इस तरह समझ लीजिए। देखिए, 57 में आया था, ये तो हम बता चुके हैं टाइम आपको। 1757 में आया था, बैटल ऑफ प्लासी की थी 57 में, और 1772 तक रहा था। इसके कामों की अगर देखा जाए तो पहले कांड ही है इसके, तो जो प्लासी का युद्ध लड़ा, बैटल ऑफ बक्सर किया, इलाहाबाद की ट्रीटी की, ये सब की अब दोबारा लिखने का कोई मतलब नहीं, इनको पढ़ा चुके हैं। डुअल गवर्नमेंट पढ़ा चुके हैं, लेकिन इसको एक बार लिख दे रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट यहाँ से आता है। द्वैत शासन किसने लागू किया? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, द्वैत शासन इसने लागू किया था। तो रॉबर्ट क्लाइव के बारे में इतना ही हमें जानना था और खास नहीं जानना था, तो हमने कहा इसको भी पढ़ा देते हैं। अब इसके बाद देखते हैं गवर्नर जनरल, क्योंकि 1773 में हमने कल की क्लास में बताया कि 1773 से कौन सी पोस्ट कर दी गई थी? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब गवर्नर केवल नहीं बोला जाएगा, तो देखते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? कल हमने बताया था आप लोगों को, वो थे वारेन हेस्टिंग। हिंदी में लिख देते हैं वारेन हेस्टिंग। ठीक है, इनका टाइम पीरियड देखिए, टाइम पीरियड से कई चीजें क्लियर हो जाती हैं। पहले तो उस समय जो जो घटनाएं हो रही होती है आप एक अंदाजे से बता सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, युद्ध के बारे में हम नहीं बताएंगे आज के लेक्चर, क्योंकि युद्ध हम पढ़ा चुके हैं। तो जैसे इनके टाइम का अगर देख लेते हैं, इनका टाइम पीरियड क्या था? 1772 में आए थे और 1785 तक रहे थे। अब देखिए, इससे ही पता चल गया, अगर आपने थोड़ा सा लेक्चर हमारा ध्यान से देखा है तो जैसे हमने बताया था 1775 से लेकर 1782 तक हुआ था मराठा का पहला बैटल। तो ऑब्वियसली यही रहे होंगे मराठा के पहले बैटल में। मराठा के पहले बैटल के बाद क्या हुई थी? सालाबाई की संधि हुई थी, तो इन्होंने ही की होगी सालाबाई की संधि, ये क्लियर हो गया। तो इन सबको दोबारा नहीं डिस्कस करेंगे। और इसका अगर काम की बात करें तो देखिए, इन्होंने क्या किया था? ड्यूअल सिस्टम को खत्म किया था। उन्होंने शुरू किया था क्लाइव ने, इन्होंने क्या किया था? द्वैत शासन या ड्यूअल सिस्टम का खत्म किया था, एंड किया था। ठीक है, तो इनका ये इंपॉर्टेंट ड्यूअल सिस्टम का एंड किया था। ठीक, सेकेंड यही इंपॉर्टेंट जो हमने पहली लाइन लिखी, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये दो क्वेश्चन इससे बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों इससे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तीसरी अगर इनके काम की बात अगर की जाए तो ये था, इन्होंने किया था, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। सुप्रीम कोर्ट 1773 के जो आया था रेगुलेटिंग एक्ट, उसी में क्लियर कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट बनेगा कलकत्ता में, और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी जाती 1774 में। कहां पर? कलकत्ता में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है इनके टाइम पीरियड का। दूसरा, अगर इसी टाइम की अगर बात की जाए, कलकत्ता में एक मदरसा बना था जिसे कलकत्ता मदरसा बोलते हैं। 1781 में। कब बना? 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना हुई थी, कलकत्ता मदरसा। ठीक है, तो ये दो पॉइंट हो गए हैं एस्टेब्लिशमेंट से। इन्होंने क्या क्या एस्टेब्लिश किया? कलकत्ता मदरसा और सुप्रीम कोर्ट। चलिए आगे देखते हैं और इन्होंने क्या किया। इनकी समय में एक आए थे चार्ल्स विल्किंस। कौन? चार्ल्स विल्किंस।
चार्ल्स विल्किंस। इन्होंने क्या किया था, भगवत गीता का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था। इसका भगवत गीता का इंग्लिश ट्रांसलेशन किन्होंने किया था, चार्ल्स विल्किंस ने, इसी टाइम पीरियड में। और ये जो वॉरेन हेस्टिंग है ना, इन्होंने ही भगवत गीता का इंट्रोडक्शन लिखा था। इसका भगवत गीता इन्होंने पूरा ट्रांसलेशन किया और वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया है, इंट्रोडक्शन केवल लिखा था। यानी एक तरह से देखा जाए तो यही करवा रहे थे, इन्होंने बुलाया था कह सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन किन्होंने लिखा था, अलग से क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है। इंट्रोडक्शन किसने ट्रांसलेशन किया, वॉरेन हेस्टिंग ने, और बाकी पूरी की पूरी बुक किसने की, चार्ल्स विल्किंस ने। अच्छा, इससे आप एक और अंदाजा लगा सकते हैं कि इनको हिंदू कल्चर में थोड़ा सा इंटरेस्ट था। ये बनारस के राजा से थोड़ा घुला मिले रहते थे। तो इन पर एक आरोप भी लगा था कि ये बनारस के राजा के साथ ब्राइब यानी घूस का भी आरोप लगा था, और इसलिए ये एकमात्र ऐसे गवर्नर जनरल थे और पहले ही गवर्नर जनरल थे जिनके खिलाफ इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग का मुकदमा चला था। कहाँ, इंग्लैंड पर। इनको हटा दिया गया था इसके बाद से, क्योंकि इन पर आरोप लग गया कि बनारस के राजा के साथ मिले हुए, घूस लेते देते हैं। इस वजह से इन पर मुकदमा चला, महाभियोग, इम्पीचमेंट का मुकदमा चला। हालांकि बाद में ये गलत साबित, निर्दोष साबित हुए और बाद में सजा नहीं मिली इनको। तो ये सब चीजें घटनाएं हुई कब, वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पीरियड में। तो ये फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, पहली चीज। दूसरा, डुअल सिस्टम को खत्म किया। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। कलकत्ता मदरसा की स्थापना होती है इन्हीं टाइम में। भगवत गीता का ट्रांसलेशन होता है, जिसमें इंट्रो का ट्रांसलेशन उन्होंने खुद किया, बाकी चार्ल्स विल्किंस ने किया। इतनी चीजें हुई थी। एक चीज और हुई थी इनके समय, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। एशियाटिक सोसाइटी देखिए, एशियाटिक सोसाइटी क्या है, ये इंग्लिश मैनशिप को बढ़ावा देने के लिए, यानी इंग्लिश को थोड़ा सा बढ़ावा देने के लिए एशियाटिक सोसाइटी बनाई गई थी। कहां पर, यहीं कलकत्ता में बनाई गई थी। ये बनाई थी विलियम जोन्स ने। एक थे विलियम जोन्स, इन्हीं के टाइम पे आए थे विलियम जोन्स ने। तो ये 5 चीजें, ठीक है, आप गिनती करके याद रख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो बहुत कुछ आता रहता है, तो इतनी 5 चीजें इनके याद करने लायक। चलिए आगे देखते हैं। अगले जो गवर्नर जनरल आते हैं हमारे, अगले गवर्नर जनरल आते हैं अगले ही साल 1786 से लेकर 1793 तक, लॉर्ड कॉर्नवालिस। बड़ा नाम सुना होगा आपने। चलिए तो उनको देखते हैं उन्होंने क्या क्या किया। सेकंड गवर्नर जनरल थे कौन, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1786 से लेकर 1793 तक, ये था इनका टाइम पीरियड। 1786 से 1793 तक, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अच्छा, युद्ध की, जैसे कि हमने बताया इनको, उसमें युद्ध की हम बात नहीं करेंगे। अगर आप टाइम पीरियड का अंदाजा लगा रहे हो तो इस समय थर्ड मैसूर बैटल हुआ था। थर्ड मैसूर बैटल में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, तो वो इन्होंने की थी। हमने बोला था ना, मैसूर पर चढ़ावा कर दिया था थर्ड बैटल पे, और इन्होंने मैसूर को हरा दिया था, पूरा कब्जा कर लिया। फिर 1.5 करोड़ का जुर्माना, 3 करोड़ का जुर्माना लगा था, और इनके दोनों बेटों को टीपू सुल्तान को गिरफ्तार कर ले गए थे। यही थे लॉर्ड कॉर्नवालिस ही थे, ठीक है। तो ये सब चीज हो गई। ये सब चीज को हम लिखेंगे नहीं यहाँ पर, तो और ज्यादा हो जाएगा। इनके काम की बात करते हैं। बाकी इनको सबसे ज्यादा इनका जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया। क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया, ठीक है। सिविल सर्विस, यही जो आप लोग तैयारी करते हैं, हम लोग, आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया। फादर ऑफ सिविल सर्विस भी बोला जाता है इनको, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनका यहां से, फादर ऑफ सिविल सर्विस किसे बोला जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां से, फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया। ये हो गया इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा, इनके समय एक बना था संस्कृत कॉलेज बनारस में, संस्कृत कॉलेज नाम है। संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई थी, इन्होंने नहीं की थी लेकिन इन्हीं के समय हुई थी। वो की थी जोनाथन डनकन ने। स्थापना कहां पर, बनारस में। पहली बात तो ये भी इंपॉर्टेंट, बनारस। और किसने की, जोनाथन डनकन। अच्छा देखिए, नाम प्रोनाउंसिएशन में आप मत पढ़ा करें, आपको क्वेश्चन सही करने से मतलब। जोनाथन डनकन,
डंकन डंकन जो भी याद करना आप याद कर, डंकन एक्चुअली ये स्पेलिंग है, ठीक है। जोनाथन डंकन ने की थी, ये करीब की थी 1791-92 में, 1791-92 इन्हीं का टाइम पीरियड है। देखिए 1793 से पहले तो ये किया था, ठीक है। तीसरी एक चीज हमने 1-2 क्लास पहले पढ़ाया था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, और उसमें हमने बताया था जमींदारी सिस्टम की शुरुआत किसने की थी, इन्होंने की थी। कब? 1793 में। तो जमींदारी सिस्टम या परमानेंट सेटलमेंट, जमींदारी सिस्टम या फिर परमानेंट सेटलमेंट जिसको बोला जाता था, परमानेंट सेटलमेंट, जिसमें जमींदार को सारा हक दे दिया गया था और 1/11 भाग वो अपने पास रखता था और 10/11 भाग किसको देता था, ब्रिटिश को देता था। कब शुरू किया था? 1793 में इन्होंने ही लागू किया था। तो इनके उससे बस इतने ही 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला की फादर ऑफ सिविल सर्विस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जोनाथन डंकन ने संस्कृत कॉलेज की स्थापना की बनारस में, और तीसरा जमींदारी सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, क्योंकि कई बार आता है परमानेंट सेटलमेंट किसने लागू किया भारत में, ठीक है। तो ये इन्होंने किया था। तो ये थे लॉर्ड कॉर्नवालिस का टाइम पीरियड, अपने गवर्नर जनरल। उसके बाद चलिए अगला देखते हैं, अगले गवर्नर जनरल। देखिए जो अगले गवर्नर जनरल आए, उनको भेजा गया था कि आप जाएं भारत में, कुछ भी ना करें, बस थोड़ा सा शांत रहें, क्योंकि उस समय कुछ अंग्रेज प्लान कर रहे थे और बाहर युद्ध में भी बिजी थे दूसरे देशों में। तो अगले जो आते वो होते सर जॉन सूर। सर जॉन सूर तुरंत इन्हीं के बाद ही आ जाते हैं 1793 से 1798, ठीक है। और ये अगर इनकी उसमें बस एक ही लाइन आपको याद रखनी है, फेमस फॉर नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी। नॉन इंटरवेंशन मतलब कोई दखलंदाजी नहीं देंगे हम, नो कोई दखल नहीं, नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी। किसके लिए फेमस थे? फेमस फॉर नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी, ठीक है। तो ये था बस सर जॉन सोर से बस आपको एक ही लाइन याद रखनी है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी के लिए कौन जाना जाता है या किसने लागू की, तो वो यही थे। इन्होंने कुछ भी नहीं किया, इसी वजह से था, कोई इंटरवेंशन नहीं किया। उस समय जो युद्ध लड़ रहे थे मराठा मैसूर आपस में लड़ रहे थे, इनको कोई मतलब नहीं था, कोई इंटरफेयर नहीं करते थे। बाकी सब क्या करते थे, अंग्रेज हमारे तरफ आओ, हम तुम्हारा साथ देंगे, और फिर वो घुस जाते थे और वहां पर क्या करते थे, लैंड ऑक्युपाई कर लेते थे या राज्य में कब्जा कर लेते थे। तो इस सर जॉन सूर का इतना था, 93 से 98 तक। चलिए अगले का देखिए, हमने बहुत बार नाम लिया, 1798 में कौन आया था आप ही बता ले, एक बार गेस कर ले हमारे लिखने से पहले तो अच्छा है। चलिए सन लिख देते हैं सबसे पहले, जब तक आप और गेस कर लेंगे। 1798 से लेकर 1805 के बीच कौन आए थे? वेलेजली आए थे। कई बार हमने जिक्र कर लिया है पहले भी, वेलेजली। और इनके बारे में जैसे 1 लेक्चर 2 लेक्चर पहले भी हमने बताया था, क्या लेकर आए थे ये? सहायक संधि। सहायक संधि। देखिए जितना वो शांत थे सर जॉन सोर लास्ट वाले, उतने ही ज्यादा ये खतरनाक थे, बिल्कुल पेट्रोल पी के आए हुए थे समझिए। तो सहायक संधि लाए थे। फिर उन्होंने सहायक संधि, हमने एक चीज बताया था कि सबसे पहला स्टेट कौन सा था? हैदराबाद के निजाम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वजह से लिखे दे रहे हैं, दोबारा याद कर लीजिएगा। हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले सहायक संधि स्वीकारी थी। उसके बाद श्रीरंगपट्टनम पर इन्होंने 1799 पर अटैक करके श्रीरंगपट्टनम को कब्जा कर लिया था, ये सब इन्होंने किया था। और उसके बाद अगर देखा जाए इन्होंने और क्या काम किया था, दूसरा जो इन्होंने काम किया था वो था फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। फोर्ट विलियम कॉलेज कहां पर? वहीं कलकत्ता में। एक कलकत्ता में एक कॉलेज बनाया था, इसका नाम क्या रखा था? फोर्ट विलियम कॉलेज। और इन्होंने एक काम क्या किया था, हाँ ये 2 काम इनके आपको याद रखने, सहायक संधि और फोर्ट विलियम कॉलेज। इसके बाद ये ना खुद को बोलते थे बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर ये अपने आप को एक उपाधि खुद ही दे रखे थे। तो ये भी क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट है, बंगाल टाइगर। ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल था जिसको बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता था? इस तरह का क्वेश्चन आप याद कर सकते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन थे जो वेलेजली से इंपॉर्टेंट है, जिसमें सहायक संधि सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इतना था वेलेजली से। चलिए अगला देखते हैं। अच्छा, वेलेजली के बाद 1805 के बाद 1813 तक 2-3 गवर्नर जनरल आए, एक शॉर्ट टाइम पीरियड में 6-7 साल में 2-3 आ गए, और उनके कुछ खास काम नहीं थे, तो इस वजह से उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। जैसा कि हम जान रहे हैं कि हम प्रमुख गवर्नर जनरल्स को डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो जो इसके बाद 1813 की बात सीधा करते हैं, 1813 से लेकर 1823 तक
अगले आते हैं लॉर्ड हेस्टिंग। कौन? लॉर्ड हेस्टिंग। अच्छा, इन्होंने भी कुछ खास काम नहीं किया था, लेकिन एक दो चीज जो इन्होंने की थी वो हम बता देते हैं। जैसा कि देखिए 1813 से 1823 इसके बीच में क्या पड़ रहा है, 1817 और 1817 में क्या हुआ था, मराठा का लास्ट युद्ध हुआ था, जिसमें सारे के सारे मराठा एक साथ मिलकर लड़े थे अंग्रेजों से। उसमें यही थे अंग्रेजों की तरफ से और उन्होंने हरा दिया था। इसके बाद से क्या हुआ था, इसके बाद से जो यहाँ पर हम बताने जाए उस समय नहीं बताए थे, पेशवाशिप की इंड कर दी थी। पेशवा हमने बताया था ना, वहां के राजा को क्या बोलते थे, पूना के पेशवा होते थे, वही सबसे बड़ी गद्दी थी। तो पेशवाशिप का इंड कर दिया था, पेशवाशिप का इंड कर समाप्त हो गया था, अब कोई पेशवा नहीं रहेंगे। तो ये क्वेश्चन आता है, पेशवाशिप का समापन किसने किया था, एबोलिशन ऑफ पेशवाशिप, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो किन्होंने किया, लॉर्ड हेस्टिंग ने किया। दूसरा, इनसे एक क्वेश्चन एक दो बार आया हुआ है, इस वजह से उसको भी देख लीजिए। 1814 से 1816 के बीच में एंग्लो नेपाल वार हुई थी, नेपाल से अंग्रेज भिड़े थे। तो उसमें जो गोरखा रेजिमेंट जो अपने पास भी है, तो गोरखा वार नाम से जाना जाता है वो, तो वो इसी समय हुआ था और इन्होंने लड़ा था, गोरखा वार। ठीक है, गोरखा वार या गोरखा युद्ध, ठीक है, इन्होंने लड़ा था और गोरखा वार वो हार गए थे। तो कौन, सगौली की संधि हुई थी, ट्रीटी ऑफ सगौली, SAGAULI, सगौली। ठीक है, ट्रीटी ऑफ सगौली, ट्रीटी ऑफ सगौली। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बस लॉर्ड हेस्टिंग से इतना ही आता है, इससे ज़्यादा लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पीरियड में कुछ खास हुआ नहीं था जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता हो, स्पेशली हमारे SSC और NTPC जिसके टारगेटेड, जिसके लिए हमारे ये बैच है। चलिए अगला देखते हैं। अगला फिर से 23 के बाद भी जो आए वो खास काम नहीं किए थे, इस वजह से उसको भी नहीं याद करेंगे हम अगला इसके बाद देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है जो गवर्नर जनरल, वो है लॉर्ड विलियम बेंटिक। देखिए ये आए थे, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे, तो इनको एक पॉजिटिव की तरह से आप देख सकते हैं। ये आए थे 1828 पे और 1835 तक थे। अच्छा, ये हमने कल भी बताया था, जो चार्टर एक्ट पढ़ा था 1828, क्योंकि ये क्या बन जाएंगे 1833 के बाद, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन जाएंगे। अब बंगाल के अभी तक बोले जाते थे, अब इंडिया के बोले जाएंगे। 1833 का चार्टर एक्ट आ गया था उसके बाद से। तो कौन आए थे, विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही इंपॉर्टेंट है कि ये कौन थे, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही हो गया, पहला क्वेश्चन। इसके बाद चलिए इनका देखते हैं इन्होंने काम क्या क्या किए। ये फेमस फॉर द सोशल रिफॉर्म, इन्होंने सामाजिक काम बड़े किए थे। सामाजिक काम जैसे सती प्रथा का एबोलिशन किया था, 1829 में ही किया था। कब किया था, 1829 में, अगले साल ही। देखिए राजा राम मोहन राय लगे हुए थे, सती प्रथा को के खिलाफ थे, और वो कई बार रिक्वेस्ट डाल रहे थे। तो ये जब आए थे इन्होंने एक्सेप्ट कर ली थी, और इसी वजह से इनको क्या जाना जाता है, एबोलिशन ऑफ सती प्रथा, इन्होंने इसी वजह से इन्हें जाना जाता है, सती प्रथा। अच्छा, सती प्रथा बड़ी गंदी प्रथा थी। अगर आप चाहते थे 1 मिनट अगर आप टाइम लेकर थोड़ा बताना चाहेंगे, जिसमें होता क्या था कि जैसे ये तो पता है आपको, जिसके पति खत्म हो जाते थे, उसकी जो विधवा होती थी वो अब चिता में जलकर अपने प्राण दे देती थी। उसमें देखिए उस समय होता क्या था ना, उसको खूब सारा भांग धतूरा, मतलब खूब सारा नशा कराया जाता था पहले, फिर उसके बाद उसको आग में बैठा दिया जाता था, फिर वहां पर चारों तरफ खूब ढोल नगाड़े इतनी बजाए जाते थे कि उसके चीखने की आवाज ना आ पाए। तो ये होता था सती प्रथा में। आपको लगता हो कैसे हो सकता है, तो बस इस वजह से फिर वो तो जलती रहती, उसको बांध दिया जाता था, उसको बिल्कुल इतना नशा कर दिया जाता था कि उसको कुछ समझ नहीं, चीखती थी तो आवाज दब जाती थी। तो ये थी सती प्रथा, इसका इंड किया था। भ्रूण हत्या के खिलाफ ये काफी थे, इसका भी इंड किया था, इन्फेंट्री का। उसके बाद इन्होंने चाइल्ड सेक्रीफाइस को भी, जो बच्चों को बलिदान करते थे उसको भी इन्होंने रोक लगाई थी। तो ये सोशल रिफॉर्म के लिए काफी जाने जाते थे। ठीक है, भ्रूण हत्या, चाइल्ड सेक्रीफाइस, तो ये सब के लिए जाने जाते हैं। ये सब में इन्होंने रोक लगाई थी, सोशल रिफॉर्म किया था इन्होंने। ठीक है, किसके लिए, फेमस फॉर सोशल रिफॉर्म, इसलिए हमने बोला ना ये थोड़ा ये पॉजिटिव में आप इनको देख सकते हैं, इन्होंने थोड़े सही काम किए थे। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद इन्होंने जो एक और काम किया था, अफीम को भी रोका था, अफीम को रेगुलाइज किया था। मतलब उसके पहले अफीम पर कोई नियम कानून नहीं था। आप अफीम की जैसे भी आप तस्करी करें, बेचे, कुछ भी, तस्करी तो उसमें बोल ही नहीं सकते, कोई रूल ही नहीं था। रूल तो जब बनेगा तब ना तस्करी बोलेंगे। तो इन्होंने रूल बनाया था, रेगुलाइज किया था उसको, और लाइसेंस भी लगाए थे अफीम पर। ठीक है, अफीम को रेगुलाइज किया, या ओपीएम लिख लेते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, ओपीएम पर रेगुलाइज किया, लाइसेंस किया उसको, लाइसेंस
और रेगुलाइज भी किया इसको, रूल कानून बताया, अफीम के लिए किया। इसके बाद अगर इनकी बात, इस समय इन्होंने एक बनाया था फर्स्ट मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी इन्होंने की थी कलकत्ता में। कहाँ की थी? कलकत्ता में फर्स्ट मेडिकल कॉलेज, फर्स्ट मेडिकल कॉलेज इन कलकत्ता। हर चीज देखिए कलकत्ता में मोस्टली हो रहा है, फर्स्ट जो भी हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट मेडिकल कॉलेज की स्थापना इन्होंने ही करवाई थी, विलियम बेंटिक ने। कहां पर? कलकत्ता में। अच्छा, इस समय का एक और क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है मैकाले रिपोर्ट। उसको अलग से लिख देते हैं, हटा के सब। 1835 में ही एक रिपोर्ट आती है, मैकाले रिपोर्ट जिसको बोलते हैं, वो एजुकेशन पर थी, और उसको वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट थी कि उसको मैग्ना कार्टा ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन भी बोला जाता है। तो मैकाले रिपोर्ट आती है, ये इंग्लिश एजुकेशन पर होती है। किस पर? इंग्लिश एजुकेशन पर, इंग्लिश एजुकेशन पर होती है। इस पे ये क्या बोलते हैं? डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी पर वर्क करने को बोलते हैं। क्या होती है थ्योरी, बताते हैं। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, देखिए डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी ये होती है कि आप सबसे नीचे वाले को आप पढ़ाओ। इनका कहना था, ये अलाय थे थ्योरी जो इंग्लिश एजुकेशन पर, सबसे नीचे वालों को आप कुछ लोग को पढ़ा दो, और वो जब पढ़ लेंगे वो ऑटोमेटिक सबको पढ़ाएंगे, धीरे धीरे बढ़ेगा। मतलब पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर, आप थोड़ा पढ़ाओ फिर उसके नीचे डाउनवर्ड, ऊपर से बढ़ो, इस बढ़ता चलेगा, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। तो ये थी इनकी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, और ये लाए थे 1835 में, मैकाले रिपोर्ट आई थी, ठीक है। तो ये इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, किससे? विलियम बेंटिक से। अच्छा, वो जो हमने अभी बताया मैकाले, इसको मैग्ना कार्टा वुड्स डिस्पैच को बोलते हैं, इसको नहीं बोलते, सॉरी उसके लिए अभी बताएंगे। वुड्स डिस्पैच जो अगला आएगा उसके लिए बताएंगे। तो चलिए अगला देखते हैं, विलियम बेंटिक के बाद कौन आते हैं। फिर से विलियम बेंटिक के बाद से कुछ सालों का गैप था। गैप मतलब कि इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो अगले आते हैं उसके बाद जो हमें पढ़ना है, लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉल्फ, ठीक। ये मात्र 2 साल के लिए थे, 1835 से 36। इनकी बस एक लाइन याद कर ली जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। इनको बोला जाता था लिबरेटर ऑफ प्रेस, यानी कि प्रेस की आजादी के। इन्होंने प्रेस के ऊपर से सारे कानून उठा दिए कि 1836 का जो साल चला, आप देख सकते हैं 1857 करीब करीब है। उस समय तक बहुत लोग मतलब एग्रेसिव थे अंग्रेजों के खिलाफ। ये लोग प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिए थे अंग्रेजों ने कि आप अंग्रेजों के खिलाफ नहीं छाप सकते, ये वो बहुत सारे कानून थे। तो इन्होंने ना सारी की सारी जो कंडीशन थी हटा दी थी। इस वजह से इन्हें जाना जाता है क्या? लिबरेटर ऑफ प्रेस, ठीक है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन इंडिया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां से, लिबरेटर ऑफ प्रेस इन इंडिया। चलिए अगला देखते हैं। चलिए जो अगले थे ये थोड़ा गैप के बाद आए, मतलब कि अगला जो इंपॉर्टेंट है वो हमारे लिए है वो लॉर्ड डलहौजी। कौन? लॉर्ड डलहौजी। देखिए इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1848 से लेकर 1856 तक का। इनके बारे में हमने आपको थोड़ा बहुत बताया भी था कल जब हम पढ़ा रहे थे आपको, विलय की नीति, हड़प नीति या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, तो इन्हीं के द्वारा आई थी। ये प्रमुख क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही हो गया इनके टाइम पीरियड से। क्या था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी कि जिसका कोई पुत्र नहीं होगा लैप्स, तो वो क्या हो जाएगा? तो उस राज्य में वो गोद नहीं ले सकते, उस राज्य पर अंग्रेज कब्जा कर लेंगे। तो इसके तहत इन्होंने पहला कौन सा किया था? सतारा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सतारा। चलिए अगला क्वेश्चन जो इससे आता है, एक और रूल लाया था इन्होंने, डॉक्ट्राइन ऑफ गुड गवर्नेंस। डॉक्ट्रिन ऑफ गुड गवर्नेंस, ये क्या होता है? ये होता है कि जहां पर प्रशासन अच्छा नहीं चल रहा होगा वहां पर भी अंग्रेज का शासन हो जाएगा, अंग्रेज उस पर कब्जा कर लेंगे। और इसके तहत भी इन्होंने 2 राज्य हड़पे थे, एक था अवध,
पहला इन्होंने हड़प्पा था पंजाब, इससे देखा जाए तो सबसे पहला पंजाब किया था। तुरंत अगले साल ही 48, जैसे आपको देखिए एंग्लो सिख वार हुई थी इस समय, आपको याद होगा सेकंड एंग्लो सिख वार, जिसके बाद से कोई लड़ाई नहीं थी, वो यही थे, डॉक्ट्रिन ऑफ गुड लैब्स के नतीजा ही था। और दूसरा अगर देखा जाए तो वो था अवध। अवध पर भी इन्होंने यही कहकर कब्जा कर लिया था कि आप माल एडमिनिस्ट्रेशन है, आपको प्रशासन है, प्रशासन आपका अच्छा नहीं है, तो डॉक्टर ऑफ गुड गवर्न यही होता है। तो ये थे इनके जो इनके एक जिन्होंने किया। उसके बाद देखते हैं इन्होंने बहुत सारे काम, थोड़े से अच्छे काम भी कह सकते हैं, और क्यों किए वो भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे काम किए, उसकी पूरी लिस्ट है, आइए उसको देखते हैं। एक चीज और देख लेते हैं, इस समय एक वुड्स डिस्पैच आया था, उसके बाद देखते हैं, इनकी बात करते हैं। वुड्स डिस्पैच यही है, वो जो मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, जो अभी पिछले बार गलती से बोल दिए थे, वो ये है वुड्स डिस्पैच। ये क्या था, ये इंग्लिश एजुकेशन पर एक प्रॉपर रिटन में था, जैसे हमने मैग्ना कार्टा बताया नहीं था क्या होता है, लिखित था कि कैसे कैसे एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा इंडिया में, और कैसे कैसे पढ़ाई होगी पूरी प्राथमिक स्तर से लेकर ऊपर तक। तो इस वजह से ही इसको क्या बोला जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन, मैग्ना कार्टा ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन। तो किसके समय आया, ये डलहौजी के टाइम पे आया, तो इस वजह से ये भी इंपॉर्टेंट है। ये आता है आपको 1853 के करीब आ जाता है, 1853 के करीब आता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब चलिए देखते हैं इनके कामों के बारे में। बताया ना लंबी लिस्ट है, तो इसको थोड़ा सा एक बार इरेज करके दोबारा लिख देते हैं। चलिए देखिए, इनके टाइम में पहली रेलवे ट्रेन चलाई गई थी, सबसे पहला तो यही देख लीजिए, फर्स्ट रेलवे इन्हीं के टाइम पे चली थी, 1853 के करीब चली थी। और ये बॉम्बे से थाने, कहाँ चली थी पहली ट्रेन, ये क्वेश्चन बहुत आता है आपका, पहली ट्रेन कहाँ चली थी, बॉम्बे से थाने। दोनों जगह का नाम है, थाना वाला थाना ही, थाना एक जगह का नाम है, बॉम्बे में ही है, थोड़ी दूर डिस्टेंस पर है। तो बॉम्बे से थाने पहली रेलवे चली थी, ठीक है। दूसरी अगर बात की जाए, एक पोस्ट ऑफिस एक्ट आया था उस समय, पोस्ट ऑफिस एक्ट 1853, इसके तहत पोस्ट ऑफिस की स्थापना हुई, ठीक है। पोस्ट ऑफिस, पोस्टल स्टैंप की, पोस्टल स्टैंप आया सबसे पहले, टेलीग्राफ, टेलीग्राफ आया, पोस्टल स्टैंप आया। और अगर फर्स्ट टेलीग्राफ की बात की जाए, वो कहां से कहां तक हुआ था, आगरा से कलकत्ता। फर्स्ट टेलीग्राफ की बात की जाए, जो रूट था फर्स्ट टेलीग्राफ का, कहां से, आगरा, कलकत्ता टू आगरा, कलकत्ता पहले लीजिए, कलकत्ता टू आगरा, ठीक है। ये फर्स्ट टेलीग्राफ का रूट था, तो ये भी इसी समय हुआ। और देखिए इन्होंने इसके समय क्या काम है, इन्होंने पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की भी स्थापना की थी। जो आप जानते हैं पीडब्ल्यूडी आजकल सिविल डिपार्टमेंट है, तो पीडब्ल्यूडी की स्थापना भी इन्होंने ही की थी, इसी समय हुई थी। और जिसके तहत इन्होंने कैनाल्स, ब्रिज, रोड्स इत्यादि का कंस्ट्रक्शन करवाया था। तो इसके लिए भी ये जाने जाते हैं, लाल डलहौजी, पीडब्ल्यूडी के लिए भी। इसके तहत उन्होंने रोड, ब्रिज, पुल्स वगैरह और कैनाल्स जो नहर के लिए होती हैं, जिससे सिंचाई वगैरह आसानी से हो सके, तो ये सब की स्थापना भी इसी समय हुई, इन्होंने ही करवाई थी, ठीक है। अच्छा, इसी समय अगर देखी जाए, अच्छा युद्ध के बारे में तो हमने पहले ही बता रखा है आपको, कौन सा सिख वार हुआ था, ठीक है। चलिए, और इनके समय इन्होंने क्या कराया था, हाँ, इनके समय इन्होंने ही इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना भी कराई थी। देखिए इन्होंने सारे काम लगभग इन्होंने ही किए हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की, जो आईआईटी रुड़की आप जानते हो ना, वो यही है, इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की की स्थापना भी इन्होंने ही करवाई थी। एक काम इन्होंने और किया था, वो ये था कि इन्होंने सेकंड कैपिटल की स्थापना की थी। एक कैपिटल तो इनकी जैसे कलकत्ता थी, बंगाल में चल रही थी उस समय, उसके बाद इन्होंने सेकंड कैपिटल अपनी कहाँ स्थापित की, शिमला में। कहां पर, शिमला को इन्होंने सेकंड कैपिटल बनाया था। शिमला क्यों बनाया था, ये क्या करते थे ना, जब गर्मी आती थी तो शिमला भाग जाते थे, समर कैपिटल इसको बनाया था, समर कैपिटल। गर्मी इनको यहाँ कलकत्ता में ज्यादा गर्मी लगती थी नीचे तरफ, और ऊपर चले जाएंगे तो ठंड का वहां पर, तो शिमला को क्या बना, समर कैपिटल या सेकंड कैपिटल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और शिमला को ही एक बना दिया था क्या, परमानेंट
हेडक्वार्टर ऑफ आर्मी। परमानेंट हेडक्वार्टर किसका बनाया था? आर्मी का। वहीं से आर्मी का हेडक्वार्टर बना दिया, वहीं से सारी देख रेख हो जाएगी। तो ये इन्होंने किया था। एक चीज और इन्होंने सोशल रिफॉर्म भी किया था। जैसे कि सती प्रथा का हमने बताया कि इन्होंने किया, विलियम बेंटिक ने किया था। इन्होंने किसका एबोलिशन किया था? इन्होंने किया था विडो रीमैरिज एक्ट का, यानी कि विडो रीमैरिज, अब विधवा भी पुनर्विवाह कर सकती है। इसके पहले विधवा का पुनर्विवाह लोग सामाजिक में उस समय नहीं जाना जाता था, मतलब कि लोग बड़ा उस नजर से देखते थे। तो विडो रीमैरिज एक्ट इसी समय पास हुआ। और किसकी हेल्प से? इंडिया की तरफ से कौन थे? ईश्वर चंद विद्यासागर, उनका नाम आपने सुना होगा। तो विडो रीमैरिज एक्ट इन्होंने ही पास किया। विधवा पुनर्विवाह किसके साथ? ईश्वर चंद विद्यासागर। ठीक है, तो इतने सारे काम थे जो किसने किए? लाल डलहौजी ने। बहुत सारी लिस्ट थी, एक बार आप फिर से उसको रिवाइज कर लीजिएगा। क्या क्या क्या, एक बार रिवाइज कर देते हैं। रेलवे बनाई, कलकत्ता से बॉम्बे से थाने चली। पोस्ट ऑफिस एक्ट आया जिसमें इन्होंने कलकत्ता से लेकर आगरा तक टेलीग्राफ पहला आया। उसके बाद आईआईटी एक कॉलेज बनाया, इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कर दी। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की एस्टेब्लिशमेंट कर दिया इन्होंने। शिमला पे सेकेंड कैपिटल बना दी। और विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ। और इसी समय क्या आया था? वुड्स डिस्पैच भी आया था, जो कि इंग्लिश का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, इंग्लिश एजुकेशन का। इतने सारे काम है लॉर्ड कॉर्नवालिस में। इनके जस्ट बाद आते हैं 1856, जैसा कि आप देख रहे हैं बिल्कुल आगे 1857 की डेट, यहीं तक हमें पढ़ना था। तो 1856 से आ जाते हैं कौन? कैनिंग। ये हमने कल बताया था आपको। चलिए एक दो लाइन उनकी भी देख लेते हैं, बाकी हम उसको तब देखेंगे जब हम 1857 पढ़ा लेंगे, उसके आगे दोबारा उसको देखेंगे। तो देखिए थोड़ा सा बता देते हैं कैनिंग के बारे में। लॉर्ड कैनिंग ये आते हैं 1856 में और 1863 तक रहते हैं। तो 56 से 57 जब तक वार नहीं हुई थी तब तक ये क्या रहेंगे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और जैसे ही वार हो जाती है, 1857 की क्रांति इन्हीं के समय हुई। और 1857 के बाद ये क्या बन जाते हैं? 1857 क्रांति होती है, फिर 1858 पे क्या आता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, जिसके तहत इनको क्या बना दिया जाता है? वायसराय। तो पहले वायसराय कौन हो गए? कैनिंग हो गए। ये हमने कल भी बताया था। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट। दूसरा जो इनका इंपॉर्टेंट काम है यहाँ पर हमको जो पढ़ना है वो है, इन्होंने 1857 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। कहाँ? तीनों जगह। देखिए तीन ही थे ना मेन उस समय, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। तीनों जगह क्या की थी? यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। ठीक है, ये कब की थी? 1857 पे ही की थी। इसके बाद 1857 में इन्होंने कई काम किए, वो हम डिस्कस करेंगे 1857 की क्रांति के बाद। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने सारे गवर्नर जनरल के बारे में जाना, जो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके पहले हमने गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव को भी डिस्कस कर लिया था, और थोड़ा सा वायसराय के बारे में भी बता दिया, 2 लाइन जो उन्होंने 1857 के पहले की। 1857 के बाद का देखेंगे, क्योंकि ये लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबी हो चुका है ऑलरेडी, हमें पता है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने एक जगह कंबाइन कर दिया। हमको विश्वास है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।